आप सब सामने देख रहे हैं बेटा। एक टॉपिक है, जब हमने टॉपिक पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, उससे पहले एक टॉपिक था, मैंने छोड़ दिया था वहां पर। टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इट इज रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसलिए मैंने वहां पर छोड़ दिया था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा हो चुका है, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब समझने की कोशिश करना टॉपिक का मतलब क्या है बेटा। फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन क्यों बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, यह है टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बेटा 4 कारण है इसके। सबसे पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फिर बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व, थर्ड हेडिंग इज रिस्क इन्वॉल्व, एंड फोर्थ वन इज इररिवर्सिबल डिसीजन। 4 हेडिंग है, बहुत आराम से समझ लो, बहुत ईजी है बेटा। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पहली हेडिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक बात समझ लो बेटा, जब भी आप किसी फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो बेटा, बहुत ग्रोथ देगी, बहुत। ऐसा हो सकता है पैसा 2 गुना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है पैसा 5 गुना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है बेटा पैसा 50 गुना हो जाए। पर बेटा बात क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बेटा फिक्स्ड एसेट्स बहुत कमाइयां देती है। आज आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड लेकर छोड़ दिया बेटा, 50 साल तक लेकर छोड़ दिया, 50 साल बाद पता नहीं 100 गुना ना हो चुका हो, 1000 गुना ना हो चुका हो, इतनी कमाई दे देता है। कमाई तो देगा लेकिन इन अ लॉन्ग रन पता नहीं है बेटा बिकेगी कब फिक्स्ड एसेट्स। बेटा लैंड बेचने की कोई मार्केट नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने की कोई मार्केट नहीं है, ये नहीं पता कब बिकेगी। ग्रोथ पक्का देगी, बहुत बढ़िया ग्रोथ देगी, लेकिन ये भी नहीं पता कि कब देगी। इसलिए बेटा जब भी इन्वेस्ट करो फिक्स्ड एसेट्स में सोच समझ के करो, पहला रीजन। दूसरी बात, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। बेटा देखो एक बात सुनो, अगर मैं किसी भी फर्म के एंगल से बात करूं, आप एनुअल रिपोर्ट भी बना चुके हो, एक काम कर लेना, आज बैलेंस शीट उठाकर देख लेना, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और ये बैलेंस शीट का टोटल आप उठाकर देख लेना बेटा, टोटल में से 75% पैसा यहीं लग रखा होगा, 70 से 75% पैसा। यानी एक सिंपल सी बात है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स में सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फंड ब्लॉक रहता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने टोटल रिसोर्सेज हैं उसका 70% अकेले फिक्स्ड एसेट्स में है। यानी कि बेटा अगर यहां से रिलेटेड कोई भी गलत डिसीजन ले लिया ना तो समझ लो ऑर्गेनाइजेशन खत्म। बेटा सब्सटैंशियल पैसा अकेले फिक्स्ड एसेट्स में ब्लॉक रहता है। वर्किंग कैपिटल में तो 20-30% पैसा रहता है सिर्फ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। उठाकर देख लेना, इतनी सारी एनुअल रिपोर्ट बनाई है आप सबने मिलकर, प्रोजेक्ट बनाया, उठाकर देख लेना आज। अगर इनके साथ कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो समझना बेटा ऑर्गेनाइजेशन खत्म है। समझ आई बात? ग्रोथ देगा लेकिन देगा कब, लॉन्ग रन में। पैसा भी बहुत ब्लॉक है बेटा। थर्ड हेडिंग इज रिस्क इन्वॉल्व। और जब आप हेडिंग पढ़ते हो, एनसीईआरटी का मैटर पढ़ते हो बेटा, बोलता है रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क क्यों ज्यादा है? इन्हीं दोनों कारणों की वजह से। एक तो पैसा बहुत लगा हुआ है और दूसरी बात पता नहीं कब आएगी रिटर्न। तीसरी हेडिंग भी खत्म, इतनी सी थी। एंड फोर्थ वन इज इररिवर्सिबल डिसीजन। ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, मेरी तरफ देखना। इररिवर्सिबल डिसीजन मतलब बेटा डिसीजन रिवर्स नहीं होते, और अगर होते हैं तो कई करोड़ों का चूना लगाने के बाद। मैंने आपको एग्जाम्पल भी देकर बताया था, दोबारा बोल रहा हूं बेटा। वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो ने प्रोजेक्ट लगाया था, इतना कुछ हुआ है ना उसके खिलाफ आप सोच भी नहीं सकते, जो गवर्नमेंट ने भी उसके साथ किया है बेटा। पहले तो उसके पीछे फार्मर्स पड़ गए बहुत सारे कि आप लैंड एक्वायर कर कैसे रहे हो, एक्विजिशन ऑफ लैंड कर रहा था वो अपना प्लांट लगाने के लिए। बहुत ज्यादा उसने फेस किया है सब चीजों को। फार्मर्स ने केस डाले उसके ऊपर, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको पेनलाइज किया क्योंकि उसने गवर्नमेंट की बिना अप्रूवल ये प्रोजेक्ट लगा दिया था। बेटा ये होता है इररिवर्सिबल डिसीजन। 3000 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगी थी, 3000 करोड़। और उसके बाद उनको प्रोजेक्ट रातों रात शिफ्ट करना पड़ा गुजरात में। बेटा ऐसे डिसीजन जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजन है या तो रिवर्स नहीं होते, और अगर होते हैं तो बहुत नुकसान देकर जाते हैं आपको। इररिवर्सिबल डिसीजन। बात समझ आई? टॉपिक खत्म, बचे 2 टॉपिक।
फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन 10 मिनट का है, 11वां मिनट नहीं लगेगा फाइनेंसिंग डिसीजन पे, बहुत आराम से और बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं, आपको किसी नोट्स को नहीं उठाना बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसी बात लगेगी मैं समझाता हूं, अभी सब सामने देखेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन, मैंने एक बात बोली थी बेटा, जब भी डिसीजंस लिखने को आएंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है जी। पहले इन 2 पॉइंट का जिक्र करो बेटा। पहला पॉइंट, फाइनेंसिंग डिसीजन डील पता है किस बात से करता है? हाउ मच फंड शुड बी रेज्ड एंड फ्रॉम विच सोर्स, कितना पैसा चाहिए और किस सोर्स से आएगा, यह बात से डील करता है फाइनेंसिंग डिसीजन। समझना बेटा, आपने सुबह एक बात पढ़ी थी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं जो 2 बातों से रिलेट करता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल 2 ही तो बातों से रिलेट करता है। मान लो बेटा मुझे फिक्स्ड एसेट्स में पैसा चाहिए 1 करोड़ रुपए, 100 लाख, और मान लो वर्किंग कैपिटल में पैसा चाहिए 25 लाख रुपए, तो मुझे टोटल पैसा चाहिए 1.25 करोड़ रुपए, 125 लाख चाहिए। सबसे पहले कोई भी फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पता लग गया 1.25 करोड़ रुपए चाहिए। अब बेटा दूसरा नंबर आता है फाइनेंसिंग डिसीजन का, ये क्या कहता है? हाउ मच फंड शुड बी रेज्ड, कितना पैसा चाहिए? 1.25 करोड़, एंड फ्रॉम विच सोर्स, कहां से आएगा? इस चीज का आंसर देता है ये। समझ आई बात? हाउ मच फंड शुड बी रेज्ड एंड फ्रॉम विच सोर्स, ये है पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये 3 बातों से डील करता है अगर मैं ढंग से बोलूं तो। टाइमिंग, मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, एंड थर्ड वन इज कॉम्पोजिशन। इन 3 बातों से रिलेट करता है। क्या 3 बातें हैं? जिस टाइम पर पैसा चाहिए वो टाइम कौन सा है? ये 1.25 करोड़ रुपए चाहिए, किस टाइम पर चाहिए? टाइमिंग। मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, कहां से आएगा पैसा? इक्विटी से आएगा, डेट से आएगा, या रिटेन अर्निंग से आएगा, या प्रेफरेंस आएगा, कहां से आएगा? मान लो बेटा मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट 3 जगह है, इन 3 जगह से आ सकता है पैसा। मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? डेट से कितना, इक्विटी से कितना, और रिटेन अर्निंग से कितना। बेटा मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट तो ये बताते हैं कि डेट्स दे रहा है कि नहीं, इक्विटी दे रहा है कि नहीं, रिटेन अर्निंग दे रहा है कि नहीं, प्रेफरेंस दे रहा है कि नहीं। मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में तो बस सोर्स फाइनल होते हैं। कॉम्पोजिशन में इनकी अमाउंट फाइनल होती है। 1.25 करोड़ रुपए चाहिए, डेट तैयार है 75 लाख देने को, 15 लाख रुपए हमारे पास पड़ा हुआ है, 35 लाख ये दे देगा, हो गए 1.25 करोड़ रुपए। या कोई और भी हो सकती है कॉम्पोजिशन। बेटा लोन मिलने को तैयार है 70 लाख रुपए यहां से आ सकते हैं। 1 करोड़ 40 लाख बहुत हो गया पैसा, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो 125 करोड़ ही चाहिए, 125 लाख ही चाहिए। ठीक है, किस टाइम पर पैसा चाहिए, क्या मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट पैसा दे सकते हैं, और किस कॉम्पोजिशन कैसे होगी। ठीक है, एक बात और, नॉर्मली डेब्ट इज कंसीडर्ड टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। 1 मार्क का क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे चीपेस्ट है? हमेशा आंसर इज डेट, क्योंकि जनरली रिटेन अर्निंग हर ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होती। अगर मानकर चलो आज पहले दिन ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो उसके पास रिटेन अर्निंग होगी, कहां से आई? कमाया तो अभी तक कुछ भी नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं डेट सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि ये टैक्स सेव करा कर देता है। अब याद आया होगा सुबह वाले बच्चों को, डेट टैक्स सेव करा कर देता है, इसलिए डेट को बोलते हैं चीपेस्ट सोर्स। समझ आई बात? इंट्रोडक्शन खत्म। अब आगे बेटा कहानी घूम फिर के हमारी सारी कहानी आ गई हेडिंग्स पर, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन पर। बेटा इट इज मोर और लेस कैपिटल स्ट्रक्चर लाइक। सारी बातें इसमें मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की ही करूंगा, लेकिन पेपर में सॉल्व करने के लिए क्या करना है बेटा? अगर केस स्टडी आपको बार बार हिंट दे डेट इक्विटी रेशो, हमेशा आंसर कैपिटल स्ट्रक्चर लिखना, अदरवाइज इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। फाइनेंसिंग डिसीजन में भी मेरे को लगभग हर हेडिंग में यही सोचना है, कब डेट से पैसा लूं, कब इक्विटी से लूं। ठीक है, लेकिन बेटा क्योंकि ये बात क्या करता है, ये और मोड की भी बात करता है, ये खाली डेट इक्विटी की बात नहीं करता। ये क्या करता है बेटा, ये सारे ही सोर्सेस की बात करता है। फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर में बस इतना सा अंतर है, कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ डेट और इक्विटी पे स्ट्रिक्ट है, फाइनेंसिंग डिसीजन सारे मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट की बात करता है जिससे भी पैसा आ सकता है।
ठीक है, जब भी पेपर में हिंट होगा डेट इक्विटी का, हमेशा आंसर कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बहुत आराम से। 5 6 की 6 हेडिंग हो चुकी हैं इसकी, मुझे तो बस बोलनी है बहुत जल्दी से। फाइनेंसिंग डिसीजन में 6 हेडिंग है, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं वैसे 7 कराने के मोड में हूं, देख लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कॉस्ट, दूसरी हेडिंग है रिस्क, तीसरी हेडिंग है फ्लोटेशन कॉस्ट। मैंने सुबह टेबल बनाई थी तीनों की, मैं अभी क्लियर करता हूं जल्दी से। जब आप लिखोगे हेडिंग कॉस्ट, लिखना कैसे है? आप लिखोगे बेटा हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। डेट की कॉस्ट है इंटरेस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी की कॉस्ट है इक्विटी डिविडेंड। अब ये मत बता के आ जाना इंटरेस्ट सबसे कम होता है। सुनो, आपने बताया नॉर्मली हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कोई कॉस्ट है। डेट की कॉस्ट है इंटरेस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी की कॉस्ट है इक्विटी डिविडेंड। नॉर्मली हर फर्म चाहती है ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा लेना जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। खत्म है। कंक्लूजन में ये मत बता के ना डेट से ही पैसा लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, फाइनेंस मैनेजर अपने आप देख लेगा। आपकी जिम्मेदारी है बस ये बोलना जिसकी कॉस्ट सबसे कम है वहां से पैसा लेना है। सेकेंड हेडिंग इज रिस्क, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस का कोई ना कोई रिस्क है। डेट का रिस्क क्या है? कंपनी बंद हो जाती है। प्रेफरेंस का रिस्क क्या है? अपनी पेमेंट क्यूमुलेट करके लेते हैं। इक्विटी के साथ कोई रिस्क नहीं है। नॉर्मली हर फर्म चाहती है ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा लेना जिसका रिस्क सबसे कम है। थर्ड वन, फ्लोटेशन कॉस्ट, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कोई ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है। इक्विटी में कॉस्ट सबसे ज्यादा है, प्रेफरेंस में मीडियम है और डेट में सबसे कम है। नॉर्मली हर फर्म चाहती है ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा लेना जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम है। 3 हेडिंग खत्म। फोर्थ हेडिंग कैश फ्लो पोजीशन और फिफ्थ हेडिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब सुनना जरा काम की बात बेटा, जब मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में पहली हेडिंग पढ़ी थी कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो वहां मैंने कैसे पढ़ा था? सुनो, कैपिटल सेक्टर में मैंने क्या बोला था? अगर मेरे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि सारे फिक्स्ड खर्चे देने के बाद 2 फिक्स्ड खर्चे मैं और दे सकता हूं, तो डेट से पैसा लेना, एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही बोला था बेटा। यहां पर ना उसी हेडिंग के इन्होंने 2 पार्ट कर दिए, एक का नाम रखा कैश फ्लो पोजीशन और एक का नाम रखा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो लिखना कैसे है। कैश फ्लो पोजीशन, सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है। क्या बोलना है? अगर बिजनेस की स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है तो डेट से पैसा लो, एंड वाइसा वर्सा। फिक्स खर्चे की बात नहीं करी क्योंकि फिक्स खर्चे की बात अगली हेडिंग में करनी है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर बिजनेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि पहले ही टेंशनें बहुत हैं, तो बेटा 2 टेंशनें और मत पालना। मत लेना बेटा डेट से पैसा, ब्याज और प्रिंसिपल की टेंशन खड़ी हो जाएगी। यानी कि बेटा अगर फिक्स खर्चे ज्यादा हैं तो डेट से पैसा कम लो, एंड वाइस वर्सा। फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो डेट से पैसा ज्यादा ले लेना। समझ आई? उस एक हेडिंग के इन्होंने यहां पर 2 पार्ट कर दिए। अगर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है, कैश बहुत है, तो डेट से पैसा ले लो, एंड वाइस वर्सा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो डेट से कम लो, एंड वाइस वर्सा। समझ आई बात? 6th हेडिंग इज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल डाइल्यूशन या कंट्रोल कंसीडरेशन होगा नाम शायद। बेटा ये हेडिंग वही है, कंट्रोल। जिन कंपनियों को डर लगता है कि कहीं बेटा कंट्रोल छिन ना जाए, वो हमेशा पैसा डेट से लेंगे क्योंकि डेट कभी कंट्रोल छीनने नहीं देता, एंड वाइसा वर्सा। सुबह वाली बात। 6 की 6 हेडिंग क्लियर होगी। फाइनेंसिंग डिसीजन खत्म हो जाता है, लेकिन एक बात और बोल देता हूं, 7th हेडिंग भी कर लेते हैं, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। लो जी, सामने देखना, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बेटा ये हेडिंग खत्म करते ही मेरा काम 20 मिनट का रह जाएगा। लो जी, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को अभी समझो शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के हालात कैसे हैं? बेटा हालात 2 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो शेयर मार्केट तरक्की पर है या मंदा चल रहा है। अब सुनो बेटा, अगर हालात तरक्की पर है तो कोशिश करो इक्विटी से पैसा लेने की। मतलब बूम पर है मार्केट, बूम पर मतलब रोज तरक्की कर रही है। ऐसे केसेस में पता है क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर को दिखाई देता है कि अगर आज मैं 100 रुपए का शेयर खरीद लूंगा, मार्केट में बहुत तेजी है, 105 का हो जाएगा, एक दो दिन में ही 110 का हो जाएगा, बहुत कमाई हो जाएगी। आप ना बेटा शेयर इशू करो, दुनिया पागलों की तरह खरीदेगी बूम में, क्योंकि यही दिखा रहा होता है शेयर का प्राइस रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, तो बढ़ जाएगा। दुनिया को लालच होता है शेयर के प्राइस बढ़ने का,
इसलिए बेटा बूम में हमेशा इक्विटी इशू करो, डेट की कोशिश ही मत करो। लेकिन बेटा अगर मंदा है मार्केट में, दुनिया को लगता है यार 100 का शेयर खरीदूंगा, पता लगे कल 98 का रह गया, परसों 95 का रह गया, लुट जाएंगे, छोटे शेयर नहीं खरीदते। बेटा ऐसे केसेस में अगर कंपनी शेयर इशू कर भी लेना, बिकेंगे नहीं। ऐसे केसेस में आप क्या करो, चुपचाप लोन लेके साइड हो जाओ, मत कोशिश करो इक्विटी की। बूम पीरियड में हमेशा इक्विटी शेयर इशू करो, और रिसेशन में बेटा हमेशा कोशिश करो डेट से पैसा लेने की। बात क्लियर? बढ़े आगे, चलो लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा डिविडेंड डिसीजन। अब सांस आ रही है। डिविडेंड डिसीजन बड़े काम की बात, पेपर में आना चाहिए। लो जी, अभी सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। डिविडेंड डिसीजन ये क्या बोलता है? अभी इंट्रोडक्शन के पहले 2 पॉइंट समझाओ। बेटा देखो, एक सिंपल सी बात है, कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस था, याद है आपको? सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड। अब 3 पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास जो कुछ बचता है, कंपनी सारा नहीं बांटती, कुछ ना कुछ रिटेन करती है बिजनेस में, बचा हुआ बांट देती है। यही डिविडेंड डिसीजन है। हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस and how much should be distributed among the shareholder as dividend। प्रॉफिट का कितना पोर्शन रिटेन करें और कितना पोर्शन डिविडेंड बांट दें, बस 2 ही बात है। हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड हाउ मच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। खत्म इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हर हेडिंग में डिसाइड क्या करना होगा, कब रिटेन करूं कब बांट दूं, कब रिटेन करूं कब बांट दूं, हर हेडिंग में यही सोच रहा हूं मैं। ठीक है जी। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, टॉपिक स्टार्ट होता है। पहली हेडिंग अमाउंट ऑफ अर्निंग, बहुत काम की बात, सुनना बेटा। देखो एक बात सुनो, डिविडेंड कहां से बढ़ता है? कमाइयों से, प्रॉफिट से बढ़ता है, अर्निंग से बढ़ता है। और अर्निंग कौन सी हो सकती है? या तो बेटा हो सकती है करंट ईयर अर्निंग, मैंने इसी साल कमाई है, या हो सकता है बेटा मैंने पास्ट में अर्निंग जोड़ी हुई थी, पिछले सालों से मैं रिटेन करता आ रहा हूं, 50 लाख रुपए वो इकट्ठे हुए पड़े, 10 साल में मैंने 50 लाख रुपए जोड़ रखे। डिविडेंड बट किससे सकता है? या तो करंट ईयर अर्निंग से या पास्ट अर्निंग से, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। या तो इस साल कमाया होगा या पिछला जोड़ा होगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो बेटा एक बात सुन लो, जब भी डिविडेंड बांटने बैठो, सबसे पहली चीज जो कंसीडर करनी है वो है अपनी कमाइयां। क्या कमाया है? अमाउंट ऑफ अर्निंग क्या है? बेटा कमाया तो है मैंने 5 लाख रुपए, पिछला कुछ पड़ा नहीं, और बातें चल रही हैं डिविडेंड 10 लाख देने की, तो सही चल रही है बात। तो सबसे पहली बात जो डिविडेंड बांटने से पहले सोचोगे वो है आपकी कमाई कितनी है, अमाउंट ऑफ अर्निंग कितनी है, करंट ईयर की अर्निंग कितनी है और पास्ट ईयर अर्निंग कितनी है। बेटा जब कमाई कंसीडर हो जाएगी तो डिविडेंड बांटने की सोचना। समझ आई बात? पक्का? दूसरी बात बेटा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ठीक है, अब समझाता हूं एक एग्जांपल देकर। अगली 2 हेडिंग में एग्जांपल चलेगा, एक ही, आप सामने देखना बोर्ड पर। ठीक है जी, लो याद आ गया एग्जांपल। कंपनी ए, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3। कंपनी बी, ईयर 1 2 3, 10 लाख कमाए, 11 लाख कमाए, 12 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 12 लाख कमाए। ठीक है बेटा, कंपनी ए और कंपनी बी, मैं आपको बता रहा हूं एक ही सेक्टर की कंपनी है। जब सेक्टर एक होता है ना बेटा, कमाइयां आसपास ही होती हैं। बेटा ये बैंक है पीएनबी और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों बैंक है, आसपास कमाते रहते हैं, हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। पहले साल दोनों ने 10 लाख कमाए, दूसरे साल इसने 11 कमाए, इसने 20 कमाए, इसने कमाए 12, इसने कमाए 12, लगभग बराबर बराबर चल रहे हैं। और इनकी पॉलिसी है बेटा, जो कमाते हैं ना 50% रख लेते हैं, 50% बांट देते हैं, 50% रिटेन कर लेते हैं, 50% बांट लेते हैं। बेटा इस साल इसने बांटे 5 लाख, 5 लाख बांटे, इसने बांटे 5.5 लाख, इसने बांटे 6 लाख। ठीक है ना,
दूसरी कंपनी ने पहले साल बांटे 5 लाख, दूसरे साल बांटे 10 लाख, तीसरे साल बांटे 6 लाख। ज्यादा बढ़िया डिविडेंड किसने बांटा? कंपनी ए ने, कंपनी बी ने? बाबू देखो, जनरली हमारे दिमाग में घूम रहा होता है बी, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कंपैरिजन करने का तरीका। देखो क्या हमारा बराबर बराबर, अच्छा यहां ज्यादा बांटा, ये बढ़िया कंपनी। लेकिन बेटा एनालाइज करने का तरीका बिल्कुल जीरो, बिल्कुल खत्म तरीका। समझना जरा काम की बात। बेटा कंपनी ए के एंगल से समझो। मैं कंपनी, आप शेयर होल्डर, मैंने पहले साल 5 लाख रुपए का डिविडेंड बांटा, आप खुश हो गए, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी कि इस साल 5 लाख मिले, अगले साल कुछ ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगले साल मैंने 5.5 लाख बांटा, आप खुश, क्योंकि बेटा 10% बढ़ गया अमाउंट। ठीक है, आपने कहा अगली बार एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है, अगली बार बेटा मैंने 6 लाख बांट दिया। मैं बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैसे बांटते जा रहा हूं, आप में खुशी की लहर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, पक्का बोल रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन बेटा यहां पर सोचो, मैंने आपको 5 लाख रुपए डिविडेंड बांटा, बेटा आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, मैंने अगले साल डिविडेंड डबल कर दिया 10 लाख। बेटा आप खुशी से झूम उठे, आपने कहा अब तो एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है, लेकिन बेटा तीसरे साल मिला 6 लाख रुपए का डिविडेंड। क्या होगा? शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे बेटा। देखो इंसान को जितना भी मिल जाए हमेशा उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन करता है, कभी कोई कम नहीं चाहता। जहां बेटा आप एक बार ज्यादा डिविडेंड देने के बाद कम डिविडेंड बांटोगे, यहां क्या होगा बेटा? बहुत गड़बड़ होगी, बहुत सारे शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई होंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ ज्यादा होगी और आप ज्यादा दे नहीं रहे। ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा? शेयर होल्डर कंपनी के शेयर बेच देंगे और कंपनी स्विच कर देंगे। कहना क्या चाहता हूं मैं, हेडिंग का नाम था स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अब समझना बेटा, देखो जिस कंपनी की जितनी स्टेबल अर्निंग होती है उतनी बढ़िया पोजीशन में है वो डिविडेंड बांटने के। इसकी अर्निंग आपको दिखाई दे रही है, स्टेबल है, कभी नहीं गिर रही, हमेशा बढ़ रही है, स्टेबल है, 10 लाख तो हमेशा ही पार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इस कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं है। एक साल 10 लाख, एक साल 20 लाख, एक साल 12 लाख, एक साल 0, एक साल 5 लाख, एक साल 50 लाख, एक साल 2 लाख। बेटा ऐसी कंपनी कभी बढ़िया पोजीशन में नहीं है डिविडेंड बांटने के। एक साल बहुत बढ़िया डिविडेंड बांटेगी, एक साल खराब, एक साल बहुत बढ़िया, एक साल खराब। बेटा ऐसे केसेस में शेयर होल्डर 100% डिससेटिस्फाई होते हैं। हेडिंग का नाम था स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। जितनी स्टेबल अर्निंग होगी उतना बढ़िया डिविडेंड बांट पाओगे, और जितनी अर्निंग फ्लक्चुएटिंग होंगी, गिरती रहेंगी बढ़ती रहेंगी, गिरती रहेंगी बढ़ते रहेंगी, बेटा उतना खराब डिविडेंड बढ़ता है। समझ आई बात ओके? बढ़े आगे। थर्ड हेडिंग है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। जब ये हेडिंग खत्म हो जाएगी समझ लेना लगभग चैप्टर खत्म हो गया। हां जी, थर्ड हेडिंग है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब समझने की कोशिश करना, मेरी तरफ देखना, एग्जाम्पल सेम है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, दोनों ने 10 लाख कमाए, इसने 11 लाख कमाए, कमाता ये भी 11 लाख, कमाता ये भी 11 लाख। इसने क्या हुआ बेटा? इस साल एक लैंड बेच दी, और लैंड बेचने के ऊपर इसको 9 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, इसने लैंड बेची और 9 लाख रुपए प्रॉफिट मिल गया लैंड बेचने से, इसलिए टोटल प्रॉफिट हो गया 20 लाख रुपए का। ठीक है, और अगले साल हुआ 12 लाख रुपए का। यानी कि बेटा नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट 11 लाख का ही हुआ, जैसे कंपनी ए को हुआ, पर 9 लाख का प्रॉफिट लैंड बेचने से ही हुआ है। अब समझना कहानी की बात क्या है बेटा। देखो, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपकी कमाइयां वैसे ही बढ़ने वाली हैं जैसे अब तक बढ़ रही हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने 10 लाख कमाए हैं, अगले साल 20 लाख कमाए हैं, अब अगले साल 30 लाख कमाऊंगा, बेटा फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप 20 लाख से डिविडेंड बांटो। लेकिन बेटा दीज अर्निंग आर टेम्परेरी इन नेचर, नॉट परमानेंट इन नेचर। क्या बेटा अगले साल लैंड बिकेगी? हर साल बिकती है लैंड? नहीं। तो कैसी अर्निंग है ये? टेम्परेरी। अगले साल रिपीट होगी? नहीं होगी। बेटा मत बांटो टेम्परेरी अर्निंग से कभी डिविडेंड, कसम खा लो कंपनी, आपने कभी अपनी टेम्परेरी अर्निंग से डिविडेंड नहीं बांटना। डिविडेंड किससे बांटना है? नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन की कमाइयों से। नॉर्मल बिजनेस से क्या कमाया था? 11 लाख। बेटा आपको सिर्फ इसी से डिविडेंड बांटना चाहिए था। इसको रिटेन करते, बिजनेस में पूरा रिटेन करते,
क्योंकि बेटा देखो क्या होगा, आज आप इससे डिविडेंड अगर बांट देते हो, कल ये अर्निंग रिपीट नहीं होगी, कल ये 9 लाख दोबारा नहीं आएंगे, क्या होगा, शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। देखो अगर आपको कॉन्फिडेंस है दैट योर अर्निंग पोटेंशियल विल गॉन अप इन द सेम प्रोपोर्शन, डिविडेंड बांटो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 10 कमाया, कल 20 कमाया और अब मैं 30 कमाने वाला हूं, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो बांटो ना, 20 लाख से 10 लाख का डिविडेंड 30 से 15 बांट देना, फिर शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अर्निंग रिपीट होंगी, यानी कि ये टेम्परेरी अर्निंग है, डिविडेंड उठा मत बांट देना बेटा कभी टेम्परेरी अर्निंग से, शेयर होल्डर पक्का आपकी कंपनी छोड़ देंगे। ऐसे केसेस में क्या करना है, 9 लाख का 9 लाख रिटेन कर लो चुपचाप, बिजनेस में बड़े रहने दो, जब इस्तेमाल होगा तब कर लेंगे इस्तेमाल। एक बात। दूसरी बात बेटा देखो, 2 चीजों से डिविडेंड कभी नहीं बांटते, एक तो बात बोल दी मैंने टेम्परेरी अर्निंग, दूसरी बात बहुत आसान है, इफ योर अर्निंग इज स्मॉलर इन अमाउंट, इफ द इंक्रीज इन द अर्निंग इज स्मॉलर इन अमाउंट, पहले साल कमाए 10 लाख, डिविडेंड बांट दिया 5 लाख, अगले साल कमाए 10 लाख 10 रुपए, अब ये मत कहना 5 लाख 5 रुपए बांट देते हैं, अरे इतनी स्मॉलर अमाउंट से डिविडेंड बांट के क्या करोगे, 100 रुपए 10 रुपए रिटेन कर लो, दोबारा के दोबारा 5 लाख बांट दो। 2 चीजों से कभी कभी भी डिविडेंड नहीं बांटते, एक तो टेम्परेरी अर्निंग से, दूसरी बात व्हेन अर्निंग इज स्मॉलर इन अमाउंट। बात ओके, हेडिंग खत्म, लगभग चैप्टर भी। 4th हेडिंग है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बड़े काम की बात बाबू, देखो पहली हेडिंग हमने पढ़ी अमाउंट ऑफ अर्निंग, जब भी डिविडेंड बांटने बैठो अपनी करंट ईयर की अर्निंग और पास्ट ईयर की अर्निंग कंसीडर कर लेना, पहली हेडिंग बोलती थी। 4th हेडिंग कहते हैं कैश फ्लो पोजीशन, मैं बोलता हूं बेटा कमाइयां कंसीडर करना, कैश फ्लो भी कंसीडर कर लेना, क्योंकि डिविडेंड देना किससे है, ऑलवेज कैश, काइंड में दे सकते हैं डिविडेंड, सुबह बताया था, नहीं दे सकते ना, काइंड में कैश ही देना है ना डिविडेंड। कमाए तो 5 लाख, कैश पड़ा है 20,000 रुपए का और डिविडेंड बांटने की बातें चल रही है 2.5 लाख, 20,000 रुपए से दे दोगे क्या 2.5 लाख, तो बेटा कैश फ्लो कंसीडर कर लेना जब डिविडेंड बांटने बैठो। 4 हेडिंग ओके। 5th वन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मैं आपसे पूछता हूं बेटा मेरी कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे रही है, डिविडेंड बांटो या ना बांटो, बस सोच लो भाई, नहीं कभी मत बांटना। देखो एक सिंपल सी बात है, अभी मेरी कंपनी ग्रोथ दिखाई दे रही है, बेटा ग्रोथ दिखाई देने का मतलब पता है क्या होता है, अभी बड़ी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो पहला ही साल है, ग्रोथ दिख रही है, बहुत मशीनरी आएंगी, बहुत रॉ मटेरियल आएगा। देखो अगर आपने पहले साल कुछ कमाया और आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, बेटा पैसा मत बांटना, आज आप बांट दोगे कल बिजनेस को जरूरत पड़ेगी ना, फिर क्या लोन मांगोगे दोबारा, मत बांटो। ग्रोथ कंपनियां डिविडेंड मत बांटे, रिटेन करे सारा पैसा रोक लो, क्योंकि ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगले साल उस पैसे से मशीनरी खरीदो, ग्रोथ करो, फिर पैसे से मशीनरी खरीदो, फिर ग्रोथ करो, जब पूरी तरीके से ग्रोथ हो जाए फिर बांट देना बेटा शेयर होल्डर में। शेयर होल्डर भी समझते हैं इस बात को। ग्रोथ कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती, और नॉन ग्रोथ कंपनी उसने किसके लिए रोकना है पैसा, बेटा बांटो। जब ग्रोथ है ही नहीं कुछ, क्या करोगे, पैसा रोक के भी क्या करोगे, बांट दो, शेयर होल्डर को ही खुश रख लो। लास्ट वन टैक्सेशन पॉलिसी, काम की बात। लो जी लास्ट हेडिंग है बेटा, चैप्टर खत्म होने जा रहा है। टैक्सेशन पॉलिसी, देखो जी बेटा डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके 2 नाम है, एक बोलते हैं सीडीटी और एक बोलते हैं डीडीटी। लो जी समझना क्या बोलता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है जी बेटा, डिविडेंड के ऊपर टैक्स हमेशा कंपनी को देना होता है, शेयर होल्डर के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगता। समझाता हूं, कंपनी शेयर डिविडेंड बांटने लगी, गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला, कंपनी जब भी तो डिविडेंड बांटेगी हमें टैक्स तेरे से चाहिए। आप खुद सोचो बेटा, अगर आप भी गवर्नमेंट होते तो आप भी यही करते। मैं कंपनी हूं, मेरे 1 लाख शेयर होल्डर है, आज मैं बांट दूं सबको डिविडेंड, गवर्नमेंट बाद में 1 लाख लोगों को ढूंढती भी रहेगी, लाओ जी टैक्स दे दो। क्या आसान है? नहीं। गवर्नमेंट के लिए कंपनी को फंसाना बहुत आसान है, गवर्नमेंट ने कंपनी को पकड़ रखा है।
कंपनी डिविडेंड बांटोगे, आपसे टैक्स चाहिए, हमारे को कोई मतलब नहीं है शेयर होल्डर से। अब बेटा कंपनी क्या करती है, टैक्स पे करती है डिविडेंड पे, और शेयर होल्डर को टैक्स पे करने के बाद जो बचता है वो बांटती है। समझ आई बात? अब समझना, अगर ये टैक्स का रेट ज्यादा है जब आप डिविडेंड बांट रहे हो, मान लो बेटा सीडीटी का रेट है 40%, आपने कमाया था 10 लाख, बेटा 4 लाख तो टैक्स में ही निकल जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उनके लिए। तो आप क्या काम करो, जब टैक्स ज्यादा है ना, डिविडेंड कम बांट दो। आज क्या करो बेटा, 2 लाख रुपए बांट दो, बस डिविडेंड को कम बांटना, 2 लाख रुपए बांट दो। 2 लाख में से 40% टैक्स चला के 80,000, 1,20,000 शेयर होल्डर को दे दो, 8 लाख बचा गए ना आप, बचा गए। बेटा जब भी ये टैक्स का रेट कम हो जाए, मान लो कुछ टाइम के बाद टैक्स का रेट आ गया 20%, अब बांट दो डिविडेंड ज्यादा, 8 लाख बचा था, दे दो सरकार को 20% टैक्स, 1,60,000 बचा हुआ 6,40,000, बांट दो। टैक्स का रेट ज्यादा है तो डिविडेंड कम बांटना, टैक्स का रेट कम है तो डिविडेंड ज्यादा बांटना। चैप्टर खत्म, बाय बाय, कल मिलते हैं।